नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए चैप्टर 9 गृह विज्ञान जिसका नाम है पोषण स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य। देखिए ये होम साइंस क्लास 11th का चैप्टर है और ऑलरेडी पार्ट 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस बार के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है आपका ये चैप्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पार्ट 2 का। इस चैप्टर में पार्ट 2 की शुरुआत होती है विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाने से। देखिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके लिए भोजन का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, कैसा खाना उन बच्चों को खिलाना चाहिए। तो देखिए जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल जाने से पहले की बात है, इस आयु के बच्चे के विकास एवं सक्रियता के स्तर को ध्यान में रखते हुए यदि उन्हें पौष्टिक एवं संतुलित भोजन न दिया जाए तो वह वयस्क अवस्था तक अपनी पूर्ण आनुवांशिक क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्कूल जो बच्चे नहीं जा रहे हैं या फिर विद्यालय जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, उनके भोजन को अगर सही मात्रा से ध्यान ना दिया जाए, उन्हें सही मात्रा में पोषण तक न दिया जाए, उन्हें संतुलित आहार न दिया जाए, तो वो पूर्ण रूप से विकसित पूरे जीवन में कभी भी नहीं हो सकते हैं। कहा जाता है कि वो वयस्क अवस्था मतलब कि वो 25 साल 30 साल 35 40 साल की आयु तक भी खुद को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में निम्नलिखित 3 पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें बच्चों के भोजन पर ध्यान देना अति आवश्यक है, तो वो 3 विशेष पहलू के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा है कि भोजन की संरचना। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्वाद गंध एवं रंगों में विविधता लाना ताकि बच्चे के भोजन संबंधी अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके के भोजन का स्वाद चखाना बहुत जरूरी होता है ताकि वो अलग अलग तरह के भोजन को समझ पाए। इसलिए उसमें क्या होता है, स्वाद में अंतर लाना होता है, स्वाद के अलावा गंध में अंतर, रंगों में विविधता मतलब अलग अलग रंगों के खाने वाली चीजें। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चों के अनुभव को, एक्सपीरियंस को खाने को लेके बेहतर बनाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जटिल कार्बोहाइड्रेट, चर्बी रहित मांस, प्रोटीन और आवश्यक वसा के बीच संतुलन बनाना। देखिए बच्चों को इन सभी तरह के खानों को बड़े सावधानी से देना चाहिए। जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट हो गया, चर्बी रहित मांस हो गया जिसमें ज्यादा फैट ना हो, अब वसा ना हो, फैट, ये सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को ना ज्यादा चर्बीदार खाना नहीं देना चाहिए, ज्यादा फैट वाला खाना नहीं देना चाहिए। उन्हें हमेशा बैलेंस डाइट ही देना चाहिए। मिठाई हो गया, आइसक्रीम हो गया, वसा से भरपूर फास्ट फूड हो गया, रिफाइंड आटे से संयमित प्रयोग की चीजें हो गई जैसे कि मोमोज पिज्जा बर्गर वगैरह आजकल के समय में बच्चों का बहुत ही फेवरेट बन चुका है। तो इन सभी चीजों पर विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। इसके अलावा मैं बता दूं, विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए दैनिक आहारों की आयोजना करते समय ICMR द्वारा सुझाए गए 5 खाद्य वर्गों में किसी न किसी पदार्थ का चयन जरूर करना चाहिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया, वो घर पे रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं और उनके भोजन का ध्यान भी रखना मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में यदि इस तरह के बच्चों का खान पान का योजना बना रहे हैं तो उस समय ICMR द्वारा जो सुझाए गए 5 तरह के खाद्य वर्ग हैं उन पर विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। बच्चों के लिए काफी लाभप्रद होता है, फायदेमंद होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए कम लागत वाले अल्पाहार। अल्प आहार मतलब होता है स्नैक्स के कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि अगर विद्यालय बच्चे अभी नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कम पैसे में कैसे उनके लिए अच्छे स्नैक्स का उपयोग किया जा सकता है। देखिए कम कीमत में परंतु स्वास्थ्य वर्धक भोजन के रूप में कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कम पैसा तो लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चों के लिए हानिकारक है, वो बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है, बच्चों के लिए काफी संतुलित है और वो उनके शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
तो ये जो पहला है कम लागत में, वो कह रहा है सोयाबीन दाल। सोयाबीन का दाल या सूरजमुखी जो होता है, सनफ्लावर, उनके बीज को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लेते हैं। सोयाबीन के दाल को और सूरजमुखी के बीज को बराबर मात्रा में रखकर पीस लेते हैं। परंपरागत मूंगफली की पट्टी की तरह मीठी पट्टी, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण तथा निम्न आय वर्ग के शहरी इलाकों में खूब पसंद किया जाता है। पट्टी आपने देखा होगा, ठंड के महीने में गुड़ की पट्टी होती है। गुड़ की पट्टी का उपयोग हम लोग अपने भोजन में करते हैं ठंड के महीने में। तो ऐसे समय में यदि आप गुड़ की पट्टी का उपयोग करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होता है। ये आपके मतलब कि गांव में लोग अक्सर इसका उपयोग करते हैं। गुड़ जो होता है वो ऐसे भी काफी फायदेमंद होता है, वो शरीर के कई सारे रोगों को समाप्त करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा क्षेत्रीय भोजन जैसे कि चावल का आटा, मटर एवं चने का दाल तथा गुड़ को मिलाकर विभिन्न प्रकार के स्नैक्स को बनाया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि घर में मम्मी, बहन, दादी कई प्रकार के स्नैक्स आपको बहुत ही हेल्दी तरीके से बना लेते हैं, जिसमें चावल का आटा मौजूद होता है, मटर एवं चना मौजूद होता है, दाल मौजूद होता है, गुड़ मौजूद होता है। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के चीजों को मिलाकर घर में सस्ते रूप में स्नैक्स को तैयार किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सेंडल, पायसम, ढोकला, उपमा काफी प्रसिद्ध हैं और काफी सस्ते भोजन पदार्थ है, लेकिन अभी के समय में ये मैं नहीं मानता कि ये सस्ते हैं, काफी महंगे हो चुके हैं। और खासकर यदि आप मेट्रो सिटी वगैरह में रहते हैं तो ये ढोकला, उपमा बहुत महंगे देते हैं। तो अभी ये घर पे अगर बनाया जाए तो ये सस्ता होगा। और ये सारे खाद्य पदार्थ जो है वो एक प्रकार के स्नैक्स में तो आते ही हैं। इसके अलावा यदि आप घर में इसका उपयोग करके बनाते हो अपने तरीकों से, तो ये आपको काफी सस्ते भोज्य पदार्थ के रूप में जाने जाएंगे। और ये बच्चों के लिए काफी बैलेंस डाइट के रूप में जाना जाता है। मौसमी तथा स्थानीय स्तर पर मौसम के अनुसार और गांव वगैरह में उपलब्ध सब्जी जितनी भी होती है, गांव में तो आपको पता है हरी हरी सब्जियां मौजूद होती है, इससे इसे तैयार किया जाता है। सूप भी बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होता है, जो सब्जी और दालों को मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा चावल, गेहूं और मक्के से तैयार चिवड़े जो होते हैं, इसमें मौसमी सब्जियां मिलाकर उसे चटनी के साथ परोसा जा सकता है। मतलब कि गांव घर की जो हरी सब्जियां होती है वो चिवड़े के साथ मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं। खिचड़ी भी काफी फायदेमंद होता है, जिसमें सब्जियां वगैरह, दाल वगैरह मिलाकर उसे बनाया जाता है और उसे पौष्टिक खिचड़ी कहा जाता है। और खिचड़ी तो ऐसे भी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये काफी पौष्टिक होता है। तो ये जो चीजें थी वो विद्यालय जाने से पहले के बच्चों के खाने के कुछ सस्ते उदाहरण थे जो उनके लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को खिलाना। ऐसे बच्चे जिन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है, प्रोटीन की अधिक आवश्यकता है, कैल्शियम की अधिक आवश्यकता है, मिनरल्स की अधिक आवश्यकता है, आयरन की अधिक आवश्यकता है, उनको खिलाने का जो तरीका है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, असमर्थ बच्चा वह बच्चा होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक क्षमता सामान्य से औसत कम होती है, जिसे अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए विशेष मदद एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए, कई सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो सही तरीके से मानसिक विकास नहीं करते। मानसिक विकास करने का मतलब वो थोड़े मंद बुद्धि होते हैं, या फिर कह लीजिए वो शारीरिक क्षमता से कमजोर होते हैं, उनका शरीर सही तरीके से काम नहीं करता, या फिर वो भावनात्मक विकास नहीं कर पाते। भावनात्मक विकास कहने का मतलब है वो चीजों को समझ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चे को मदद की जरूरत होती है, उन्हें हेल्प की जरूरत होती है। अगर उनकी हेल्प ना की जाए तो वो सही तरीके से विकास नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान, ये दूसरे लोगों की मदद से ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकताओं की जिनकी जरूरत होती है, जो खुद से किसी काम को नहीं कर पाते हैं, उनके लिए किसी न किसी व्यक्ति को मदद करना काफी जरूरी होता है। पहला पॉइंट इसमें है प्रेक्षण। देखिए, खाने के दौरान बच्चों के व्यवहार तथा उसकी प्रगति पर विशेष ध्यान दें। बच्चा खाना खा रहा है तो उसके व्यवहार कैसा है, उसका हैबिट कैसा है, उसकी प्रगति मतलब उसका डेवलपमेंट कैसा है, इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। उनकी भोजन संबंधी पसंद नापसंद, क्या खाना वो पसंद करते हैं और क्या खाना वो पसंद नहीं करते, उनके भोजन करने का तरीका, किस तरह से वो भोजन करते हैं,
किसी विशेष भोजन के प्रति आकर्षण तथा उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी अगर हमारा फेवरेट खाना हमारे सामने आ जाता है तो भूख बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती है। ऐसे में हमें यह नोटिस करना पड़ेगा कि बच्चे किस प्रकार के खाने को देख के उत्सुकता दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इस प्रकार के भोजन को आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा कहता है भोजन शैली विकसित करना। किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा खाने में अधिक समय लेते हैं। यदि कोई बच्चा बीमार है, कोई बच्चा सुस्त है या फिर उसका शारीरिक क्षमता सामान्य बच्चों से कम है तो वो बच्चा भोजन करने में ज्यादा समय लगाएगा। भोजन वो धीरे धीरे करता है। कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि 1 से 2 रोटी खाने में उनके 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में यह पता चलता है वो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो शरीर से अपंग है, विकलांगता की ओर उनको दर्शाया जाता है और वो वाकई में विकलांग होते हैं, तभी वो सही तरीके से बहुत देर से भोजन करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे को नियमित समय पर भोजन प्रदान कर देना चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए और उस समय पर उसे खाने की आदत दिलानी चाहिए तथा उनकी पसंद नापसंद का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें क्या अच्छा लगता है खाना, क्या नहीं अच्छा लगता है खाना, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे शारीरिक तरीके से अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहे उनका फेवरेट खाना उनको खाने की ओर आकर्षित कर सकता है। इस कारण से उन्हें हमेशा वैसे खाना ही देना चाहिए जो उन्हें बहुत पसंद है। अब हम बात कर लेते हैं विशेष आहार। कई असक्षम बच्चों को उनके नियमित आहार में तथा खाने के समय में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मतलब कि अब जो बच्चे शारीरिक क्षमता से कमजोर हैं, सामान्य बच्चों के औसत आयु या औसत विकास से भी नीचे है, ऐसे बच्चे को परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे कि सामान्य भोजन चबाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे भोजन जो औसत बच्चे आसानी से चबा के खा लेते हैं, शायद उन्हें तकलीफ हो सकता है। ऐसे में तो उन्हें तरल पदार्थ या फिर खिचड़ी या फिर दलिया या फिर दूध या फिर प्रोटीन वगैरह से भरपूर चीजें का सेवन करवाना चाहिए ताकि उनके शारीरिक क्षमताओं का विकास तीव्र गति से हो सके। तो ये था हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजों को समझना था। आगे की स्लाइड हमारा कहता है, जो चौथा पॉइंट है, अशक्त बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वसा, सीमित तरल पदार्थ, विशेष फॉर्मूला तथा अन्य आहार संबंधी परिवर्तन करने चाहिए। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया है, जो बच्चे मतलब सामान्य औसत वृद्धि विकास से नीचे हैं, जिनका विकास सही तरीके से नहीं हो रहा, ऐसे बच्चे को अधिक वसा की आवश्यकता होती है। तरल पदार्थ जैसे चीजों को खिलाना चाहिए, अलग से प्रोटीन वगैरह देना चाहिए। ये सारी चीजें उनके शरीर के अंदर जाने से उनका विकास सही तरीके से होता है। पांचवा पॉइंट कहता है, वे सभी खाद्य पदार्थ जिसके प्रति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एलर्जी है उन्हें उनके आहार से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि चलो वो तो फायदे की चीज है, खाने वाली चीज है, लेकिन अगर उससे एलर्जी है बच्चों को तो उस वैसे खाद्य पदार्थों को उन बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये उनके लिए नुकसानदायक होता है। और एलर्जी सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। कई बार तो इससे लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये चीजें थी। और छठा पॉइंट हमारा कहता है प्रेम की आवश्यकता। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पूर्ण पौष्टिक भोजन खिलाना देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए कठिन एवं चुनौती भरा कार्य होता है। ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से नीचे होते हैं, ऐसे बच्चों को खिलाना, देखभाल करना, उनके साथ रहना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे को काफी अटेंशन की जरूरत होती है। ऐसे बच्चे भोजन खाने, चबाने, निगलने में अधिक समय लेते हैं तथा पूरा भोजन भी नहीं खा पाते हैं, फलस्वरूप पौष्टिक भोजन से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन पे विशेष तरीके से ध्यान और अलग से इनके लिए प्रोटीन, वसा, आयरन की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्कूलगामी, जो 7 से 12 साल के बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं। इनके लिए जो पोषण है किस तरह का होना चाहिए, इनका स्वास्थ्य किस तरह का होना चाहिए, इनकी स्वस्थता कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, VVI रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे को स्कूलगामी बच्चे भी कहा जाता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं। इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं बहुत क्रियाशील होते हैं, मतलब
बहुत ज़्यादा खेलने कूदने में अपना समय लगाते हैं, उनका मानसिक विकास भी होता रहता है क्योंकि उसमें वो पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो खेलने कूदने के अतिरिक्त स्कूल जाने में, गृह कार्य करने में बच्चे काफ़ी ऊर्जा खर्च करते हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी खर्च होती है। अतः उनके भोजन में अन्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त ऊर्जा युक्त आहार होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए, प्रतिदिन बॉर्नविटा पीना चाहिए, प्रतिदिन हॉर्लिक्स पीना चाहिए, ताकि उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी इससे प्राप्त होता रहे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी चंचल होते हैं, वो कई प्रकार के खेल कूद, उछल कूद, मतलब बहुत सारे कार्यों में संलिप्त होते हैं, तो इसलिए इन्हें अलग से ऊर्जा युक्त आहार की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता। ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके पोषण संबंधी आवश्यकता क्या है, उन्हें क्या क्या चाहिए, उनके भोजन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले उनके भोजन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस आयु के बच्चे खेल कूद एवं शारीरिक गतिविधियां अधिक करने के कारण काफ़ी क्रियाशील होते हैं। बहुत ज़्यादा खेल कूद करना, बहुत ज़्यादा उछलना, बहुत ज़्यादा शरारत करना, बहुत ज़्यादा चंचल होना, इस कारण से बच्चों का जो शारीरिक गतिविधि होता है वो अधिक होता है और ऊर्जा भी अधिक खर्च होती है। इसलिए इनकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इन्हें अधिक ऊर्जा चाहिए होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रोटीन। बच्चों में शारीरिक वृद्धि के लिए, मतलब उनको विकास करने के लिए, निरंतर उनका विकास तो होता रहता है क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो विकास करते रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो निरंतर विकास करते रहते हैं, इसके लिए उनकी प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। इसके साथ ही खेल कूद एवं चोट आदि लगने पर ऊतक जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी उनके शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो खेल कूद में गिरते रहते हैं, तो टिश्यूज जो होता है उनका, उन्हें वापस सही करने के लिए उनके अंदर प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा कहता है लौह तत्व। शरीर के आकार में वृद्धि के साथ साथ रक्त की मात्रा की भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है वैसे वैसे खून की भी बहुलता शरीर में होती जाती है। ऐसे में शरीर के अंदर लौह तत्व होना बहुत जरूरी है। अतः क्या होता है, आहार में लौह तत्व की उचित मात्रा बहुत जरूरी होती है। लड़कियों के मासिक, मतलब कि जो मंथली पीरियड होता है, इसके लिए उनके शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसे में यदि ऐसी लड़कियां जो मंथली पीरियड से वो मतलब चलती है और ऐसे में उनके शरीर में लौह तत्व की कमी है, तो इसी कारण से उन्हें एनीमिया जैसे खतरनाक रोग हो जाते हैं, मतलब रक्त की कमी हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कैल्शियम क्या है। तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ, जो बच्चे का शरीर का वृद्धि होता है, इसके साथ साथ उनकी हड्डियों की मजबूती आती है, तो कैल्शियम चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि दांत और हड्डी के लिए कैल्शियम ही एकमात्र ऐसा साधन है। जो बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, उनके अगर हड्डी और दांत मजबूत करनी है तो ये सारी चीजें कैल्शियम से हो सकती है। तो बच्चे में कैल्शियम कितना महत्वपूर्ण है, अगर कैल्शियम नहीं देंगे तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, दांत सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा और वो जैसे ही गिरेंगे उनकी हड्डियां टूट जाएगी। तो इसलिए कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। अस्थि तंत्र विकसित होता है। अस्थि तंत्र का मतलब होता है बोन, मतलब हड्डी विकास करता है। दांत और हड्डियों में कैल्शियम का जमाव होने लगता है, तो ये कैल्शियम की आवश्यकता है। इसके अलावा लवण की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्कूल जाने वाले बच्चे शारीरिक रूप से काफी क्रियाशील होते हैं, कई बार हमने अभी तक पढ़ लिया इस बात को, अर्थात खेलते कूदते, जिसके कारण उन्हें पसीना भी अधिक आता है। ऐसे में उन्हें विभिन्न लवण जैसे कि सोडियम, पोटेशियम इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। ये सारे वो खनिज लवण हैं जो एक बच्चे बूढ़े जवान, मैं तो यही कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, हालांकि ये बात है कि बच्चों में अधिक होता है, खासकर वैसे बच्चे जो अधिक खेलकूद में संलिप्त रहते हैं। लेकिन ये सभी के लिए जरूरी है, बूढ़े जवान सभी को चाहिए, महिला सभी को इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। क्योंकि पसीना सिर्फ बच्चे को थोड़ी ना आता है, पसीना तो सभी को आता है और गर्मी में खासकर बच्चे बूढ़े जवान सभी पसीने की समस्या से पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे में उनके शरीर में इस प्रकार के खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बात। ऐसे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके भोजन, मतलब जो मम्मी लंच बनाती है उसमें क्या क्या चीजें उसमें ध्यान देना चाहिए, इन सभी बातों को यहाँ पे ध्यान देना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आहार में विविधता लाना। अब ये विविधता का मतलब होता है बदलाव लाना, कि ये नहीं कि एक ही चीज आपको पराठा मिल रहा है तो पराठा ही डेली मिल रहा है, नहीं, कभी कभी पास्ता हो जाए, कभी कभी
पिज्ज़ा हो जाए, कभी बर्गर हो जाए, कभी चाउमीन हो जाए, ऐसा विविधता होना चाहिए। खासकर आजकल के बच्चों को यही सारी चीज़ें पसंद है। हमारे समय में तो बस वही पराठा और आलू फ्राई, या फिर कभी कभी तो ये अभी मैंने आपको चिवड़ा बताया है, वो दही के साथ मिल जाता था, वो भी चलता था। आपको मैं क्या बताऊं, हमारे पास तो हमने तो मक्के की रोटी भी लेके जा चुका हूँ, मतलब अपने स्कूल। तो वो समय और अभी के समय में काफी अंतर है, ये चीजें काफी बदल गई है। अभी के बच्चे को ना बहुत ज़्यादा वो फास्ट फूड पे ज़्यादा उनको फोकस रहता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व नहीं हो सकता है। एक ही प्रकार के खाने में सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं हो सकते, इसलिए बच्चों को समुचित पोषण प्रदान करने के लिए उनके भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सम्मिलित कर देना चाहिए। आजकल के समय की जो स्कूल हैं वो खुद ही चार्ट तैयार करते हैं, वो खुद ही बताते हैं कि बच्चे को क्या देना चाहिए भोजन में। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि क्या इनको खाने में कौन से दिन देना चाहिए, और वही लेके जाना पड़ता है, नहीं तो वहाँ से कंप्लेन आ जाता है। अब हमारे समय में क्या होता था, जो मम्मी ने भर दिया वही वही लंच, वही चार्ट मम्मी का चार्ट चलता था, स्कूल का चार्ट नहीं चलता था। और एक्चुअली में मम्मी का भी चार्ट नहीं चलता था, घर का चार्ट चलता था। जो बन गया खाना वही लंच में जाएगा, चाहे हम कहीं जाए। तो यही सारी चीजें हैं। बच्चों में क्या होता है ना कि भोजन में विविधता लाना चाहिए, अलग अलग चीजें देनी चाहिए, ताकि उनके शरीर में ना जितनी भी संतुलित चीजें या पौष्टिक चीजों की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, क्योंकि एक ही तरह के भोजन से वो सारी चीजें प्राप्त नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है अच्छा पोषण सुनिश्चित करना, मतलब इस आयु के वर्ग के बच्चों को अधिक प्रोटीन, लौह तत्व, कैल्शियम, आयोडीन इत्यादि जैसे कि पोषक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी आयु में बच्चे को साबुत अनाज, फल एवं सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साबुत अनाज का ये मतलब नहीं है कि आप गेहूं की रोटी खाना छोड़ दो और गेहूं खाना शुरू कर दो। चावल अर्थात भात खाना छोड़ के चावल खाना शुरू कर दो, मतलब धान खाना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि सुबह मॉर्निंग में आपको चना, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, मूंग, ये सारी चीज़ों को ना पानी में वो जो फुला लेते हैं उसके बाद उसको खाते हैं, तो ये हो गया साबुत अनाज, जिसमें भरपूर मात्रा में, बहुत भरपूर मात्रा में, मतलब कहा जाता है कि चिकन और अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन वसा होता है, लेकिन नहीं, अगर आप इन तरह की चीज़ों को आप भोजन के सुबह लेते हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम इन्हीं सब के अंदर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट, संतृप्त वसा, नमक तथा चीनी की सीमित सेवन। देखिए, सीमित सेवन मतलब कंट्रोल में कीजिए इन सभी चीजों का सेवन, क्योंकि पूर्व स्कूलगामी बच्चों की अपेक्षा स्कूल जाने वाले बच्चों का जो शारीरिक गतिविधि होता है वो कमी आता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो ज्यादा खेलते हैं, लेकिन स्कूल जाने के बाद खेलना कूदना बंद, क्योंकि 7 से 8 घंटे तो उन्हें क्लास में बैठना पड़ता है, उन्हें लेक्चर सुनना पड़ता है, टीचरों की पढ़ाई देखनी पड़ती है, फिर होमवर्क करना पड़ता है। तो उनके जो डेली रूटीन के काम है, जो उनका खेल कूद का समय, वो बाधित होता है। तो ऐसे समय में उनकी दैनिक कैलोरी उपयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यही 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 ऐसा समय होता है जिसमें बच्चे खाते रहते हैं, खाते रहते हैं और खाते खाते फुटबॉल बन जाते हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों को फुटबॉल की तरह स्कूल में लुढ़कते हुए देखा होगा, ये चलते नहीं है सड़क पर, लुढ़कते हैं। तो ऐसे में ऐसे समय में माता पिता को यह कंट्रोल करना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके खाने पर विशेष तरीके से ध्यान, खासकर संतृप्त वसा, मतलब रिफाइंड मत पिलाओ, घी मत पिलाओ, मक्खन मत पिलाओ। लेकिन यहाँ मानते कहाँ है फ्रेंड, मक्खन पिला पिला के बच्चे को मोटा सांड बना देते हैं और बाद में ये बच्चे बीमारियों का एक घर बन जाते हैं। इसी कारण से देखिए, बच्चे में मोटापे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ग्रस्त हो जाती है। तो खासकर माता पिता को यहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चे को इतना मत खिला दो कि वो कई प्रकार के रोग से जूझना शुरू हो जाए। अगला पॉइंट हमारा कहता है सुबह का नाश्ता अवश्य करें। देखिए, कई सारे घरों में हमारे भारत के मैं समझ सकता हूँ कि 20%, 100 में से 20% भी बहुत कम ऐसा रेशियो है कि लोग नाश्ता करते हैं। मैं भी नहीं करता हूँ, आदत ही नहीं है, कभी से मैंने डाला ही नहीं आदत, और ये आदत तो फैमिली से होता है। तो देखिए, इस अवस्था में क्या होता है कि हमारे यहाँ कभी देखा ही नहीं कि सुबह का नाश्ता क्या होता है। मैं जब आज मैं जब शहर में रहता हूँ तो 8-9 बजे जब ये लोग नाश्ता करते हैं, उस समय तो हमारे गाँव में भोजन हो जाता था। 8 बजे तो मैं खाना वाना खा के टकाटक फिर दोपहर में खाता था, फिर रात में खाता था। ये नाश्ता क्या होता है? बाद में मुझे पता चला नाश्ते में थोड़ा कम खाना पड़ता है, क्योंकि कई बार घरों में मुझे बताया गया कि 2 पराठे खा लो, लेकिन मेरा मन मानता क्या है, मैं अगर 2 पराठे खा लिया तो मुझे 4 और चाहिए, मैं पूरा अपना खाना खा के उठूंगा। तो वो नाश्ता ना होके भोजन हो जाता है।
तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको नाश्ता प्रतिदिन करना चाहिए सुबह में। अब ये नहीं कि आप नाश्ता 12 बजे कर रहे हो, 2 बजे कर रहे हो, नाश्ते का समय वही 7, 8, 9, 10 आपके समयानुसार होता है। तो देखिए, बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है। खाली पेट कभी नहीं बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, कभी भी खेलने के लिए नहीं भेजना चाहिए, और छुट्टी के दिन भी उन्हें खाली नहीं रखना चाहिए, उनको नाश्ता देना चाहिए, क्योंकि यह रात के भोजन के लंबे अंतराल के बाद लिए जाने वाला पहला आहार होता है। सुबह का नाश्ता न करने के यदि बच्चे सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि अपने बच्चों को सुबह का नाश्ता जरूर करवाएं। इससे बच्चे का ना शारीरिक एवं मानसिक प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा कहता है बच्चों की सलाह जरूर लें। मतलब बच्चों से डिस्कशन करें कि दिन भर में क्या पकाया जाना है, जिसे ये विषय में यदि संभव हो तो घर में बच्चों की सलाह लेनी चाहिए। बच्चा क्या खाना पसंद करेगा इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का फेवरेट खाना वो बड़े चाव से खाते हैं। बच्चों की सलाह के अनुरूप भोजन पकाने से बच्चे उसे बड़े ही मन से खाते हैं। घर में देखा होगा, जो बच्चे का फेवरेट फूड अगर बन जाए, किसी बच्चे को बैगन पसंद नहीं है, अगर बैगन पसंद नहीं है तो बच्चा उस दिन खाना बड़ा मतलब तितर बितर करके खाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को गोभी पसंद है, उस दिन गोभी की सब्जी बन गई तो वो भाई बड़े चाव से खाएगा। ऐसे ही मुझे सोयाबीन पसंद है, मुझे आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल बहुत पसंद आता है, तो जिस दिन बन जाता है मैं बड़े चाव से खाता हूँ। और हालांकि मैं तो सब कुछ ही खा लेता हूँ, मतलब मुझे कोई किसी खास सब्जी से ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक होता है ना चाहत, तो मुझे वो है सोयाबीन के साथ, स्वाद बड़ी जो आता है उसके साथ। अगला पॉइंट हमारा कहता है आहारों की संख्या। अब देखिए, स्कूल जाने वाले बच्चों को नियमित अंतराल पर दिन में 3 बार संतुलित भोजन या 2 बार पौष्टिक स्नैक्स परोसना चाहिए। एक छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको कम से कम 3 बार बैलेंस फूड तो देना ही चाहिए, या फिर बैलेंस्ड जो स्नैक्स आते हैं वो कम से कम दिन में 2 बार परोसना चाहिए, जिससे उनके शरीर की जो ऊर्जा है वो बैलेंस रहे, कंट्रोल रहे, कम ना हो, उनका शारीरिक क्षमता जो है वो कम ना हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्कूलगामी बच्चों के लिए एक दिन के आहार का नमूना। एक दिन में स्कूल जाने वाले बच्चों को क्या क्या देना चाहिए। तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा कमजोरी के कारण, बच्चों में कमजोरी के कारण पैर में झुनझुनी आ जाना, सर का चकराना, सड़क पे गिर जाना, स्कूल में बेहोश होना, ये सारी चीजें मैं अक्सर देखता रहता हूँ, क्योंकि अब पेशे से मैं टीचर हूँ तो मुझे पता चलता रहता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में मुझे बच्चे आके बताते हैं कि आज स्कूल में ये हो गया, आज स्कूल में वो हो गया। तो ऐसे में मुझे खबर आती रहती है। कभी कभी क्लास में मैं देखता हूँ कि अक्सर बच्चों के पैर में झुनझुनी, आप समझते होंगे, पैर का भारी हो जाना, पैर अजीब सा हो जाना, तो ये सारी चीजें कमजोरी के लक्षण है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार के भोजन को करना चाहिए। तो सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए। सबसे ज्यादा ये आदतें खराब लड़कियों में है। लड़के तो चलो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फूस ठांस लेते हैं, तो अब लड़कियों में सबसे खराब लक्षण यही है कि वो खाना नहीं खाते हैं समय पे। वो सुबह में मतलब, और सबसे और अच्छी आदत लड़कियों में नया नया ये आ गया है कि उन्हें बिल्कुल मेंटेन रहने के चक्कर में वो खाना बहुत कम खाते हैं, और इस चक्कर में शरीर में कमजोरी हो जाती है। तो सुबह का नाश्ता लड़कियों को जरूर करना चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, उपमा हो गया, और कोई भी मौसमी फल जैसे सेब या जो भी हो, अमरूद इत्यादि का खान पान करना चाहिए। इसके अलावा स्कूल का जो टिफिन होता है, जो लंच होता है, उसमें ग्रिल सैंडविच जिसमें आलू या उबले हुए अंडे के साथ गाजर इत्यादि जैसी चीजें होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए। ये हरी सब्जियां खाने से शरीर में क्षमता बनी रहती है। इसके अलावा दोपहर का जो भोजन है वो वेजिटेबल पुलाव, दाल, चावल, चपाती, टमाटर चटनी, खीरे का सलाद और छाछ इत्यादि होना चाहिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ये सारी चीजें। वेजिटेबल पुलाव हो गया, दाल चावल चपाती हो गया, टमाटर हो गया, चटनी, खीरे का सलाद हो गया, छाछ हो गया। लेकिन हमारे जीवन में इसमें से कोई एक ही चीज मिल पाता है हमें, या तो चावल दाल मिल जाएगा या चपाती मिल जाएगा, टमाटर की चटनी वगैरह भी कभी कभी मिल जाता है, खीरे का सलाद भी मिल जाता है, छाछ तो भूल ही जाओ, वो तो दीपावली आदमी मिलता है। तो ये अब देखिए ऐसा है ना कि ये सारी चीजें एक नॉर्मल फैमिली, हम लोगों के फैमिली जिसमें हम लोग रहते हैं या जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, उसमें ये सारी चीजें नहीं हो पाती है, और हम इसका डिमांड भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब सही भी नहीं लगता है ना। हर व्यक्ति अपने भोजन को अपने स्थिति के अनुसार ही कर पाता है, तब ये सारी चीजें नहीं मिल पाती और हम लोग को चाहिए भी नहीं। लेकिन ये होना चाहिए, दोपहर के भोजन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये एक स्वस्थ नागरिक के भोजन करने का तरीका है।
इसके अलावा मैं बता दूं, शाम का जो नाश्ता है वो उबले आलू, खीरे, प्याज, टमाटर युक्त अंकुरित मूंग दाल की चाट होनी चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब चाट मिल गया, टमाटर युक्त अंकुरित अनाज मिल गया, उबले आलू, खीरे, प्याज, टमाटर का सलाद हो गया, ये सारी चीजें होनी चाहिए। रात का भोजन मूंग की दाल, चिकन करी, भिंडी प्याज, सब्जी, चपाती या सलाद। देखिए मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें आप करोगे, स्कूल जाने वाले बच्चे अगर खाएंगे तो काफी स्वस्थ रहेंगे। हम लोग भी खाते ही रहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक साथ तो कोई भी नहीं खा सकता। इन सब चीजों को अलग अलग डेज में आप लोग को कैरी करना पड़ेगा डेली लाइफ में। इसके अलावा सोने से पहले देखिए, अब रात के भोजन के बाद सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध, जो आपके तनाव को कम करेगा, आपको रिलैक्स करेगा और आपके ब्रेन को इम्प्रूव करेगा, आपके शरीर को बूस्ट करेगा, आपके थिंकिंग पावर को बूस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्सर बच्चे कहते हैं होम साइंस ही तो है, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से मैं तो यही समझता हूँ कि होम साइंस अगर बच्चों ने सही से पढ़ लिया तो इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, आपको एक अच्छा पिता बना सकता है, आपको एक अच्छा माता बना सकता है, गृहिणी बना सकता है, मेरे को तो लगता है एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर भी बना देगा आपको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बुक हैं, इसे आप बड़े ध्यान से पढ़िए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है पूर्व स्कूलगामी तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के आहार को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो स्कूल जाने से पहले बच्चों को प्रभावित करते हैं, उनके खान पान को प्रभावित करते हैं। तो देखिए पूर्व स्कूलगामी तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के भोजन संबंधी आदतें निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। वो निम्नलिखित कारक हैं। पहला है पारिवारिक माहौल। ये फैमिली का माहौल जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको जस्ट खाने जब बता रहा था ये सुंदर सुंदर पकवानों के बारे में, तो मैंने बताया था ये फैमिली से आता है। हम लोगों ने फैमिली में ही नहीं देखा कभी इतनी सारी चीजें, नाश्ता, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर रात का, और फिर रात के बाद का, इतनी सारी चीजें देखा ही नहीं। हम तो सुबह से ही देखते हैं, सुबह का और शाम का, इसके बाद तक कोई काम का। तो यही सारी चीजें हैं। लेकिन पारिवारिक माहौल, अभी जो नया जनरेशन है उसमें पारिवारिक वातावरण एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसमें बच्चों की खाद्य संबंधी आदतें, उसके माता पिता के पोषण संबंधी ज्ञान, उनके भोजन संबंधी पसंद नापसंद और उनकी भोजन संबंधी आदतों से प्रभावित होती है। आजकल के जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो जब सुबह सुबह नाश्ता करते हैं तो बच्चे को आदत हो जाता है, वो देख के वो भी नाश्ता करते हैं। वो क्या खाते हैं इससे उनके जीवन में बड़ा असर पड़ता है, वो भी उसी प्रकार के बैलेंस डाइट खाना पसंद करते हैं और खाना भी चाहिए। दूसरा है मीडिया। आजकल विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों से कंपनी अपने खाद्य पदार्थों का इतना प्रचार करती है, हॉर्लिक्स महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, तो कुत्ते बिल्ली के लिए भी बना ही लेते। अब देखिए कुछ एक मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये कंपनियां जो है ना अपने प्रोडक्ट का इतना ज्यादा प्रचार करती है ना कि इन विज्ञापनों से आकर्षित होकर उस खाद्य पदार्थ को खाने के लिए हर संभव प्रयास लोग करने लगते हैं। मैंने अपने घर में भी देखा है, पहले दूध का जो था वो पीडियाश्योर आता था, उसके बाद कुछ एक ऐसा प्रचार आ गया कि इंस्टाग्राम पे वायरल है, यूट्यूब पे वायरल है, अब वो दूध आने लगा। अब वो दूध मैं जब भी मार्केट लाने जाता था तो वो बोलता था डॉक्टर कि ये तो नॉर्मल है, कोई कंपनी नहीं है, फिर मैं वापस पीडियाश्योर पे आ गया। तो यही सारी चीजें हैं कि लोग ऐड को देख के आकर्षित हो जाते हैं और उन चीजों का उपयोग करने के बारे में सोचने लगते हैं। अगला पॉइंट हमारा है मित्र के बारे में। स्कूल जाने के दौरान जब बच्चा अन्य हम उम्र बच्चों के संपर्क में आता है, अपने दोस्तों के संपर्क में आता है, तो ऐसे में उनकी भोजन संबंधी प्राथमिकता बदलने लगती है। क्योंकि अब आपने इस स्कूल के लिए यहाँ से चले, रास्ते में बच्चे ने कहा चलो ना मोमोज खाते हैं, कि आपका बस माइंड चेंज, वहां पे आप मोमोज खाना शुरू कर दोगे। तो यही है कि अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी चीजें आदतें बदल जाती है। इस आयु वर्ग के बच्चे अक्सर अपने मित्रों के साथ बैठकर अपने घर से लाया हुआ पूरा टिफिन खत्म कर लेते हैं और इसके साथ साथ वो मित्रों द्वारा लाया गया भी चीजों आपस में बातचीत कर। आप लोगों को भी पता है कि स्कूल में क्या होता है, हालांकि लंच तक टिफिन बचता का है, क्लास में बच्चे निपटा देते हैं, लेकिन फिर भी जो बच खुच जाता है उसको लोग आपस में बातचीत कर खाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको जानना था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए हर क्षेत्र में अपने कुछ कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे कि बिहार की बात कर ले तो हमारे यहाँ लिट्टी चोखा फेमस है, हालांकि यही खाते तो नहीं रहते हैं, चावल दाल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, पुलाव हम भी खाते हैं, हलवा भी खाते हैं, पापड़ भी खाते हैं, हम मसाला डोसा भी खाते हैं। लेकिन ये अपने अपने क्षेत्र का कुछ खाद्य पदार्थ है। जैसे कि मसाला डोसा, इडली सांभर की बात कर ले तो ये दक्षिण भारत का है, ढोकला की बात कर ले गुजरात का है,
दाल बाटी चूरमा की बात करें, राजस्थान का है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी संस्कृतियों के हिसाब से उनका भोज्य पदार्थ है। इस आयु के वर्ग के बच्चों को वही भोजन दिया जाता है जो उनके परिवार के बड़े सदस्यों को दिया जाता है, जो बड़े बुजुर्ग खाते हैं। जैसे हमारे घर में अब अगर चावल बन गया है और दाल बना है तो सारे बच्चों को तो चावल दाल ही मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि अब अलग अलग खाना बनेगा, नहीं बनता है और बनाना भी नहीं चाहिए। फैमिली के सभी मेंबर को साथ बैठकर खाना चाहिए और एक ही तरह के भोजन करने चाहिए और अपनी पसंद को ऐसा बनाना चाहिए जो फैमिली के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले बच्चों को दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे कि इडली, डोसा, बड़ा इत्यादि विशेष रूप से पसंद आता है, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। हालांकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही क्यों, हमारे बिहार के बच्चों को भी पसंद आता है और वो खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, मैं भी बिहारी हूँ। पांचवा पॉइंट हमारा कहता है अनियमित भूख। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक समय का भोजन अच्छी तरह से खा लेता है जबकि दूसरे समय के भोजन को मना कर देता है। बच्चे का ऐसा व्यवहार कोई विशेष चिंता का विषय नहीं होता क्योंकि अधिकतर यह अस्थायी मनोदशा होती है। यदि भोजन के संबंध में किसी प्रकार का प्रलोभन, दंड अथवा कठोर नियम लागू न किया जाए तो ऐसी प्रवृत्ति जल्दी गायब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि डांट डांट कर बच्चों को खिलाया जाता है, जबरदस्ती खिलाया जाता है, भूख ना रहने के बाद भी उन्हें जबरदस्ती खाना पड़ता है। तो ये सारे गलत आदतें हैं, ऐसी आदतें सही नहीं होती है क्योंकि इस आदतों से हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य वर्धक आदतें। अब हम आपको बता देते हैं कि हम सब समझ चुके हैं कि अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का योग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता के बाद भी बच्चों में कुछ स्वास्थ्य वर्धक आदतें होना अति आवश्यक है। ऐसे कुछ स्वास्थ्य वर्धक आदतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसी हैबिट के बारे में बताऊंगा जो बच्चों में होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, बहुत जरूरी माना जाता है। ऐसे बच्चों के जीवन में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भोजन संबंधी आदत। देखिए, उचित आदतें विकसित करना, भोजन संबंधी उचित आदतें विकसित करना बच्चों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस आयु के बच्चे को अपना अधिकतर समय टेलीविजन देखने, वीडियो गेम खेलने में बिता देते हैं। ऐसे में उनकी जो शारीरिक क्रिया है वो 9 के बराबर होती है, उनका एक्सरसाइज जो है वो 9 के बराबर होता है और धीरे धीरे वो टीवी देखते देखते, वीडियो गेम देखते देखते फुटबॉल बन जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, माता पिता को समझदारी से काम लेना चाहिए इस समय में और बच्चे को समय समय पर ताजे कटे फल, सलाद आकर्षक रंग में काट कर, बनाकर, परोसकर, अच्छे तरीके से परोसकर देना चाहिए ताकि बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हों और उन्हें भोजन करने में सही तरीका अपनाए और वो फिर सही तरीके से भोजन करो और फिर मतलब जो गलत आदतें हैं, टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, ये सब आदतें वो छोड़ पाए। अगला पॉइंट हमारा कहता है शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन के साथ साथ नियमित रूप से शारीरिक क्रियाएं करना भी जरूरी होता है। रोज कम से कम 45 से 60 मिनट तक मध्यम गति में व्यायाम करना बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब बच्चों को भी व्यायाम करना चाहिए। जो बच्चे व्यायाम नहीं करते हैं वो धीरे धीरे, वही अक्सर बताता रहता हूँ, फुटबॉल बन जाते हैं। इसके अलावा सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना, बच्चों को साफ सुथरी जगहों पर ही खाने पीने की आदतें डालनी चाहिए। उन्हें भोजन करने के लिए साफ सुथरा और सुरक्षित वातावरण और सही तरीके से भोजन करने की आदत उन्हें अच्छा और बीमारी से दूर रख सकता है। भोजन की मात्रा पर नियंत्रित रखना भी काफी जरूरी है, जैसे कि 9 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे अपनी भूख को बोल बोल कर समझा सकते हैं। इसीलिए उन्हें कभी भी भोजन करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, डर नहीं दिलाना चाहिए। इस आयु के बच्चों के लिए भोजन कभी भी लाड प्यार जताने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि लाड प्यार जता के पैसा दे रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, स्कूल जाने के समय पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की हैबिट जो है इसमें खराब हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सरकारी प्रयास के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित मध्याह्न भोजन की योजना, जिसे मिड डे मील योजना भी कहते हैं, इसके अंतर्गत
विद्यालय में पहली बार 8वीं कक्षा वाले बच्चे को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। आपने आजकल के समय में सुना होगा कि जो भोजन है स्कूल में वो निःशुल्क मतलब फ्री में बच्चों को दिया जाता है, 8वीं कक्षा से नीचे और 8वीं कक्षा वाले बच्चों को। इस योजना में विभिन्न अध्ययन यह दर्शाते हैं कि कक्षा में बच्चों के कार्य निष्पादन, ध्यान लगाने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। जब से मिड डे मील चालू हुआ है ना, तो बच्चे भी टाइम से स्कूल जाने लगे हैं खाना खाने के चक्कर में, और खाना खाने के बाद वो सही तरीके से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। योजना के चलते न केवल विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ा है, मतलब अब खाने के लिए, मैं क्या इसे समझूं, पढ़ने के लिए बच्चों का नामांकन बढ़ा है या खाने के लिए नामांकन बढ़ा है? तो देखिए, बच्चों में नामांकन मतलब एडमिशन ज्यादा हुआ है, अपितु विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आई है। अब बच्चे मतलब विद्यालय नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भोजन वहीं मिल रहा है, पढ़ाई वहीं मिल रहा है, तो बच्चे जो है वही स्कूल में उनका एडमिशन ज्यादा हो गया। हमारा देश जो है वो आज भी अल्प पोषण तथा अति पोषण की दोहरी समस्या का सामना कर रहा है। इसलिए यह पौष्टिक भोजन के लाभों का प्रचार जो है वो करते रहे तो भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। स्कूल में सही बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा देश भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं उपचार प्रदान करने वाले विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार आया। कई जगहों पर सरकार के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल जो है वो फ्री में होती है, तो दवा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, जांच फ्री में मिल जाता है, उनके मेडिसिन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सरकारी प्रयास था जो आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से आपने देखा होम साइंस गृह विज्ञान चैप्टर 9, और ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर का नाम था पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य। ये 11th क्लास का होम साइंस नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया था। यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।